Hello everyone, this is Akash Prajapati and I welcome you to our YouTube channel One Exam। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल वन एग्जाम में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पिछली कई क्लासेस टेंस के रिगार्डिंग या टेंस को लेकर हो चुके हैं हमारी क्लासेस, और टेंस की जो सीरीज चल रही है आज हम उसी की अगली क्लास में पहुंच चुके हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि टेंस का जो हमारा वीडियो होता है, जो क्लासेस होती हैं, तो जो पहली क्लास होती है किसी भी टेंस पर, उस पर हम बात करते हैं किसका, उसका ट्रांसलेशन करने के रूल्स पर। जितने भी रूल्स होते हैं उसको हम सीखते हैं। फिर उसी टेंस पर जो नेक्स्ट क्लास होती है, जो अगली क्लास होती है, उसमें हम बात करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की और उन सभी रूल्स की जिस पर से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहली क्लास है या बेसिक क्लास है। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे इसकी ट्रांसलेशन करने के रूल्स को, और वो सारे की सारी बातें जानेंगे जो इससे रिलेटेड या इस टेंस के ट्रांसलेशन में उपयोगी होती है, जानना आपको जरूरी होता है। तो आज की यह क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है जिनको ट्रांसलेशन नहीं आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं इस चैनल के इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले प्लेलिस्ट में, ठीक है। इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको आप जरूर देख लें इस वीडियो के बाद या इस क्लास के बाद, तभी आप सारी की सारी चीजें एज इट इज एक प्रॉपर वे में सभी चीजों को सीखते हुए चलेंगे। एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो एक पेपर पेन लेकर बैठे या एक नोटबुक के साथ बैठे, क्योंकि जो जो भी बातें बताई जाएंगी, जो जो भी रूल्स बताए जाएंगे, आपको उनको नोट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप चीजों को नोट नहीं करेंगी तो आपको अगर जब रिवीजन करना होगा तो फिर से पूरी क्लास को देखना होगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आप नोट करते हुए चले। अगर आपको कोई भी बातें नहीं समझ में आती है तब आप क्लास को 2-3 बार अवश्य देखिए, ठीक है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का मतलब क्या हुआ, पास्ट का मतलब जो अभी से पहले की चीजें हो चुकी है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये एक टाइम लाइन हो गया या एक टाइम की बात हो गई। अगर हम इसको प्रेजेंट मान लेते हैं, ठीक है, अगर इसको हम क्या मान ले, प्रेजेंट मान ले, तो इसके जो पहले की बातें हो चुकी हैं, जो इसके पूर्व की बातें हैं, जो बीत चुका है अभी से, जो चाहे 1 सेकंड पहले का है, वो हमारा क्या हो गया, पास्ट हो गया। और इसके बाद की जो भी बातें होती हैं वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर होता है, ठीक है। तो अब हम पास्ट की ओर चलते हैं। हमने प्रेजेंट के सभी टेंस को पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया है, कवर कर लिया है। पास्ट का जो पहला टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लें तो यह एक ऐसा टेंस है जो हमको बताता है कि कोई भी काम जो हुआ है वो अभी अभी हुआ है या तुरंत में ही जैसे हुआ है, ठीक। जैसे अगर हम कहें वह गया, ठीक है, वह गया, ठीक है। वह गया का मतलब क्या हुआ कि वह चला गया, ठीक है। लेकिन अगर हम जैसे कहें वह गया है या वह गया था, इन दो टेंस में भी देख रहे हैं कि जो एक्शन है वो हमारा पास्ट के बारे में बता रहा है कि जो एक्शन है जाने का वो हो चुका है। लेकिन वह गया है एक प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये बता रहा है कि वह गया है, यानी गया है तो अभी से काफी समय पहले ही जा चुका है। वह गया था का मतलब है कि बहुत पहले गया था, लेकिन अब अभी के बारे में उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत पहले गया था। लेकिन अगर हम इन दोनों के अलावा जो पास्ट इंडेफिनिट का है हमारा, उसके बारे में बात करें तो यह हमको बताता है कि जो भी चीजें हो रही है वो जैसे लगता है कि अभी जल्द ही हुई है। अगर हम इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं या इसके पहचान की बात करें,
किसी भी टेंस को ट्रांसलेट तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हमको उसकी आइडेंटिफिकेशन पता होगी। मान लीजिए कोई एक सेंटेंस लिख दिया है, कोई एक सेंटेंस लिखा गया है, आप उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? जब तक आप उसका टेंस नहीं जान पाएंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, तो आप उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। और अगर एक बार आप टेंस जान गए कि ये टेंस कौन सा है, तो आपको ट्रांसलेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आपको आइडेंटिफिकेशन बहुत ध्यान लगाकर या बहुत केयरफुली आपको समझना चाहिए। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको कुछ चीजें दिखेंगी। वो कुछ चीजें क्या होती हैं? जैसे अगर हम कहें ता था, ती थी, ते थे, ठीक है, तो ता था, ती थी, ते थे। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में देख रहे थे कि ता है, ती है, ते है आ रहा था, तो इंडेफिनिट का तो ता, ती, ते वही है, लेकिन प्रेजेंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट का मतलब, प्रेजेंट की पहचान जो होती है वो है वर्ड से होती है। किस वर्ड से? है वर्ड से। लेकिन पास्ट की पहचान किस वर्ड से होती है? था वर्ड से, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर था वर्ड इसके साथ आता है। तो ता था, ती थी, ते थे, ठीक, फाइन। आगे बात करें, एक टर्म, कुछ टर्म्स और दिखाई दे सकते हैं इसके टेंस के या इस टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। जैसे अगर आपका केवल आ, ई, ए, केवल यही सब वर्ड आए, इनके बाद कुछ नहीं आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज गलतियां हो जाएंगी। आ, ई, ए के बाद कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आ, ई, ए के बाद कुछ भी नहीं आएगा। अगर आ, ई, ए के बाद कुछ नहीं आएगा तो जैसे हम कहें कि वह आया है, वह आया था, वह आया। अब आप कमेंट करके ये बताएंगे हमको कि इन तीनों टेंसेस में या इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। क्योंकि हमने बताया कि लास्ट में आ, ई, ए आएगा और इसके बाद हमको कुछ भी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। और पहले सेंटेंस में देख रहे हैं कि आ तो आया है, यहां देखिए आया, या में आ की मात्रा लगी हुई है ना, तो यही हमारा क्या हो गया? आ। जैसे वह आई कह दे तो ई की मात्रा है, वे आए कह दे तो ए की मात्रा हमको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हमारा हो जाता है आ, ई, ए वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन हाँ, एक बात ये ध्यान रखना है कि इसके बाद हमने कहा है कि यहां पर इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। इसके आगे अगर कुछ भी नहीं आएगा तो फिर ये क्यों आया हुआ है, ये हमने बताया था किस टेंस में। कमेंट करिए कि ये सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है। ये वाला आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जब बता रहा था, जब उसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन या उसकी जो पहली क्लास हुई थी, उसमें हमने इसके सारे आइडेंटिफिकेशन से लेकर हेल्पिंग वर्ब और इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और जो जो भी सारी चीजें होती हैं हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आता है तो इसी प्लेलिस्ट में, इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख लेंगे, ठीक है। हाँ, और हाँ, एक बात ये जरूर ध्यान रखेंगे कि इसी चैनल पर, वन एग्जाम चैनल पर, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल के हो, चाहे वो एसएससी जीडी के हो, इन सभी एग्जाम से रिगार्डिंग प्रैक्टिस क्लासेस आपको डेली लाइव करी जाती हैं। आप उनमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम्स का फॉर्म फिल कर दिए हैं जैसे एसएससी सीजीएल या एसएससी जीडी जिसका एग्जाम होने वाला है, तब तो आपको मस्ट है। अगर आप इसका फॉर्म नहीं भी फिल किए हुए तब भी आप उनसे जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चलता रहेगा, आपको ये जानकारी होती रहेगी कि एग्जाम्स में एक्चुअली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और आपको ट्रेंड का पता चलता रहेगा कि किस ट्रेंड से क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं। तो इसलिए आप उनमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। वह आया था, अगर हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो वह आया था, यहां आ के बाद हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, था आ रहा है, ठीक है। वह आया था आ रहा है, तो
हमने क्या कहा था कि इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में दोनों सेंटेंस नहीं है। ये तो हमने बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसको भी बता देते हैं कि पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट परफेक्ट की आगे क्लासेस जो होंगी उनमें आप इसको पूरी तरह से सीख जाएंगे। हाँ, ये वाला सेंटेंस है आपका किसमें का, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, आई होप कि आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसके आइडेंटिफिकेशन से लेकर कि कौन सा सेंटेंस आपका कौन सा होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको अंतर अब समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे की बात करते हैं इसकी, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब इसकी हेल्पिंग वर्ब हमको पता है, या इसकी हेल्पिंग वर्ब आप जान लीजिए कि क्या होती है, डिड अकेले होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। इसमें आपको एक बात का बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा, एक एडवांटेज है इस टेंस में कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट वाली कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि इस सब्जेक्ट के साथ ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगाइए, इस सब्जेक्ट के साथ ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगाइए। इसमें आपको जैसा भी चाहे जो सब्जेक्ट दिखेगा आपको लगाना केवल डिड ही है। और अगर हम इसके वर्ब की बात करते हैं तो इसके साथ जो मेन वर्ब यूज होती है, या तो आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब आप कहेंगे कि कब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, इसके लिए आप आगे की क्लासेस में सीख जाएंगे। ठीक है, अभी की मतलब जो क्लासेस बची हुई हैं। चलिए, अगर आप इसको नोट नहीं किए हुए तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये जानना इस टेंस के लिए बहुत जरूरी है। या ये इस टेंस का ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इसके बारे में जो बेसिक बातें थी इस टेंस के बारे में हमने जान लिया है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और इसकी मेन वर्ब क्या होती है। अगर हम इसके ट्रांसलेशन की बात करते हैं या इसके ट्रांसलेशन की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत हम कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि शुरुआत किसी भी टेंस की हो वो होती है अफर्मेटिव सेंटेंस से। या पहला सेंटेंस कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। किसी भी टेंस में आपको केवल 4 ही प्रकार के सेंटेंस दिखाई देंगे। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरह से टोटल 4 सेंटेंसेस दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट वाला कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें नहीं वर्ड और कोई क्वेश्चन वर्ड दोनों चीजें आपको नहीं दिखाई देती हैं। दोनों चीजें जब आपको ना दिखे तो आपका सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस के इसके ट्रांसलेशन के रूल्स की, तो इसमें कुछ बातें अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको नोट करना होगा या आपको याद रखना होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन के लिए। आपको उन बातों में से कौन कौन सी चीजें याद रखना है कि सबसे पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है क्या, डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। तो हेल्पिंग वर्ब डिड इज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब डिड इज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप कहीं भी हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कर देते हैं किसके साथ, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, तब आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। आपको डिड का यूज ही नहीं करना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू डज का यूज नहीं कर रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस में, वैसे ही हम पास्ट इंडेफिनिट में भी डिड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखना है कि डिड क्या है, डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन डिड को अगर आप देखेंगे एक हेल्पिंग वर्ब होती है। जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आप पढ़ रहे होंगे तो आप जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली बनती कैसे है। हेल्पिंग वर्ब बनती कैसे है, तो जो डू वर्ब होती है,
डू वर्ब का काम क्या होता है कि इंडेफिनिट सेंटेंस का ट्रांसलेट करना, इंडेफिनिट सेंटेंस का ट्रांसलेशन कराना। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की मैं बात कर रहा हूं। डू का जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में जो फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है क्या होता है, डू होता है, और सिंगुलर बनाने के लिए इसी के साथ डज कर दिया जाता है। लेकिन पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इसकी क्या यूज होती है, डिड का यूज किया जाता है। डू, डिड, डन, इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं डू की, ठीक है। डू, डिड और डन होती है। आप कहें कि डन किसका यूज किया जाता है, डन का यूज हेल्पिंग वर्ब के तरीके से नहीं किया जाता है। तो इसमें डू की सेकंड फॉर्म डिड का यूज किया जाता है, लेकिन जब डिड का तो यूज ही नहीं करना है किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसीलिए जो मेन वर्ब होगी उसी को ही हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में या इसको आप लिख सकते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन affirmative sentence. Second form of the verb is used in affirmative sentence of past indefinite tense. Past indefinite tense के affirmative sentence में मेन वर्ब की या वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म लगती है। यही एक ऐसा टेंस है जहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, अदरवाइज वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज कहीं पर किया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे हमेशा। अगर इसके आगे हम बात करें तो बाकी की, अब इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर तो जो सभी टेंसेस का होते हैं वही इसका भी होता है। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। फिर क्या आप बताइए कि डिड का यूज करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम यूज क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, फिर वर्ब का और फिर ऑब्जेक्ट का। अब बताइए क्या यहां पर डिड का यूज करना सही होगा, कमेंट करिए। आप कहेंगे कि सर डिड का यूज तो नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब डिड इज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज ही नहीं होता है। तो जब डिड का यूज नहीं होता है तो डिड हम नहीं लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज होता है, वर्ब यूज होता है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, ठीक है, अभी हमने बताया। और क्यों यूज किया जाएगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, ठीक है, डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डिड। जब इसका यूज हम नहीं कर रहे हैं तब हम यूज किसका करेंगे, मेन वर्ब को ही सेकेंड फॉर्म में रख देंगे, ठीक है, तभी हमारा सेंटेंस बैलेंस हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर कुछ भी बातें बच रही है तो उनको आप अदर में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए तीनों के तीनों बातों को, और या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उम्मीद है कि आप इसको नोट कर चुके होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलिए हम इसके एक दो सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। वह अपने पिताजी के साथ बाजार जाता था। सेंटेंस आप देख लेंगे। तो ये एक ऐसा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो हमको ये बताता है कि कोई काम पहले होता था, पहले रेगुलरली होता था, लेकिन अब वह नहीं हो रहा है, ठीक है। जहां कहीं भी आपको ता था, ती थी, ते थे दिखेगा लास्ट में,
तो ये हमको बताता है क्या कि कोई काम ऐसा था या कोई जो भी काम है, जो भी एक्शन है, वो पहले तो हो रहा था, पहले रेगुलरली हो रहा था, कंटिन्यूली हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब वह नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम कहें वह अपने पिताजी के साथ बाजार जाता था, यानी वह बाजार पहले तो जाता था, पास्ट में जाता था, लेकिन अब वह नहीं जाता है। वे नदी में नहाते थे, पहले तो नहाते थे लेकिन अब नहीं नहाते हैं, यही ये हमको बताता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं इन दोनों सेंटेंसेस की ट्रांसलेट करने की, तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट आपका क्या है, वह। तो क्या यूज करेंगे, ही। अब बताइए कि ही के बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। अभी आपने देखा कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता था, तो मेन वर्ब क्या है, जाता था, जाना का क्या हो गया, गो, और सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, ठीक है। तो इसी बात को आप लिखेंगे, ही वेंट टू मार्केट। अब ये आपका क्या हो गया, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार जाता था। अब एक चीजें आपकी बच रही है, ये इतने का अभी इंग्लिश आपको लिखना बाकी है। तो के साथ के लिए हम एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, विथ, ठीक है। विथ का मतलब होता है के साथ, तो एक हो गया ये विथ। अब इसका भी हो गया, तो अपने पिताजी बचा है, तो ही के साथ अपने, या वह के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होगी, हिज होगी, या ही का पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज होगा, तो विद हिज फादर कर देंगे, विद हिज फादर, ठीक है। तो हो गया आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल आसानी से, इजीली एकदम, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेट करिए और कमेंट कीजिए। सेंटेंस आपका लिखा गया है, वे नदी में नहाते थे, वे नदी में नहाते थे। सब्जेक्ट आपका क्या है, दे है, ठीक है, दे हमने लिख लिया। नहाना का क्या होता है, बाथ होता है, लेकिन सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बाथड हो जाएगा, तो इसी बात को आप लिख देंगे, दे बाथड। अब क्या, कहां नहाते थे, इन द रिवर, इन द रिवर। तो ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। अब इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करने में, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। उसने राधा को एक पेन दी, उसने राधा को एक पेन दी। हाँ, इस टेंस में आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्ट के रूप में आपको मिल सकते हैं कुछ चीजें, जैसे अगर हमने कहा मैंने, हमने, उसने, ठीक है। उसने मेल और फीमेल दोनों वाला हो सकता है, ठीक है, और उन्होंने, ऐसी ऐसी बातें आपको देखने को मिल सकती हैं, और तुमने भी मिल सकता है, ठीक है, तुमने। अब ऐसे चीजें अगर आपको सब्जेक्ट के प्लेस पर दिखाई देती है, किसके प्लेस पर, सब्जेक्ट के प्लेस पर दिखाई देती है, तो इसकी इंग्लिश आप क्या लिखेंगे, इसकी इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, हमने का क्या होगा, वी होगा, सब्जेक्टिव केस वाला, ठीक है। उसने के लिए, मेल के लिए लगाएंगे ही, और फीमेल के लिए लगाएंगे सी। उन्होंने के लिए लगाएंगे, उन्होंने का मेल और फीमेल वही होता है, दे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हो गए, और प्लूरल होते ही हमने थर्ड पर्सन का प्लूरल वाला दे सिलेक्ट किया। और तुमने लगाएंगे, तुमने के लिए क्या, यू, ठीक है, तुमने के लिए हम लगाएंगे यू। इनको आप नोट कर लीजिए। जो लोअर क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीजें अगर समझ में ना आ रही हो
तो ऐसी ऐसी चीजें हम यूज करेंगे कब, जब सब्जेक्ट के प्लेस पर हमको ये सभी चीजें दिखेंगी। तो अब उसने वर्ड आया हुआ है, ठीक है, तो उसने के लिए आप चाहे ही लगा दीजिए चाहे सी लगा दीजिए। चलिए अब इसका ट्रांसलेट करते हैं। उसने के लिए चलिए हमने लगा लिया ही। अब दी, देना, देना का इंग्लिश क्या होता है, गिव होता है। क्या होता है, आप कहेंगे कि गिव होता है। गिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गेव होता है, ठीक है। ही गेव, किसको, राधा को, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, राधा को, ठीक है। ही गेव, या फिर ए पेन भी हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमको दो चीजों का या दो वर्ड से आंसर मिलने वाला हमारा ऑब्जेक्ट होता है, या तो होम जो किसको का आंसर देता है, या फिर व्हाट या जो क्या का। तो ये तो हमारा होम का आंसर दे रहा है या किसको का, और ये हमारा व्हाट का आंसर दे रहा है क्या का, ठीक है। तो ही गेव अ पेन टू राधा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे। उम्मीद है कि सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आपको केवल स्ट्रक्चर पर फोकस करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पर फोकस करना है और डिड को नहीं लगाना है, इस बात पर फोकस करना है। बाकी की सारी बातें तो वही है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, फिर वर्ब लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, कुछ भी बच रहा तो अदर में लगा दीजिए। ये तो आप सभी टेंस में देखेंगे और देखते भी आए हैं। दूसरा सेंटेंस कौन सा होता है, दूसरा सेंटेंस आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस कौन सा होता है, दूसरा सेंटेंस आप कहेंगे कि सर नेगेटिव सेंटेंस आएगा। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ नहीं वर्ड लगा हुआ जरूर मिलेगा। नहीं वर्ड, ठीक है, चाहे कभी नहीं आए चाहे फिर नहीं वर्ड आ जाए। अगर हम इसके ट्रांसलेशन के लिए बात करें तो इसके लिए भी आपको कुछ दो तीन बातों का ध्यान रखना होगा, और वह दो तीन बातें कौन कौन सी हैं, वही अफर्मेटिव सेंटेंस की अपोजिट सारी की सारी बातें हैं। जैसे वहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं होता था तो यहां पर यूज किया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरी बात कि वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता था, लेकिन यहां तो सेकंड फॉर्म की एक हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई है ना। जब सेकंड फॉर्म की एक हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई है तो आगे आने वाली वर्ब को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रख देंगे। तो यहां पर क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जहां कहीं भी डिड का यूज नहीं होता है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे कि नेवर वाले सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड क्लास बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास होगी कि कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस का, जैसे नेवर वाले सेंटेंस हो गए। इंट्रोगेटिव में आगे हम बात करेंगे कुछ अलग सेंटेंसेस होते हैं उनका ट्रांसलेशन कैसे करना है, ठीक है। तो यहां आप जानते रहिए कि जहां भी कहीं भी डिड का यूज नहीं होता है वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। लेकिन अब जहां डिड तो खुद ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जहां एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो ही गया है तो आप दोबारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड ही हमेशा यूज की जाएगी, चाहे जैसा भी हमारा सब्जेक्ट होगा, डिड नॉट का यूज होगा। फिर इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और फिर बाकी ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर कुछ बच रहा है तो उसको आप अदर में लिख देंगे। तो ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। कुछ स्पेसिफिक तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके ऊपर हम कल या नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर चुके हैं, आगे की बातें देखते हैं।
अगर इसके कुछ सेंटेंसेस की बात करते हैं, मैंने उसे नहीं बुलाया, वह स्कूल में नहीं पढ़ता था। दो सेंटेंस लिखे गए हैं, एक ता था वाला लिखा गया है, एक या वाला लिखा गया है। ठीक है, तो दोनों तरीके के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैंने है, आई के साथ हमने लगा दिया डिड नॉट, और अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लगाएंगे, सेकंड फॉर्म को नहीं लगाना है। तो कॉल मतलब बुलाना होता है, तो यहां पर आप कॉल कर दीजिए। और किसे नहीं बुलाया था, उसे नहीं बुलाया था, तो हिम या फिर हर जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वह स्कूल में नहीं पढ़ता था, तो वह हो गया हमारा सब्जेक्ट ही। ठीक है, अब ही के साथ भी हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा भी हो लगना डिड नॉट को ही है। ठीक है, ही डिड नॉट रीड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है, रीड इन द, बचा क्या, इन द स्कूल। तो ऐसे सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जाते हैं किसके, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाला जो सेंटेंस होता है इसका ट्रांसलेशन ऐसे किया जाता है, आपने देखा। अगला टाइप का जो सेंटेंस मिलेगा आपको देखने को, वो आपका होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होगा, आप कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होगी टेंसेस से रिलेटेड, तो आप पाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इस बात की जानकारी आपको अवश्य होगी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्चुअल में होते कितने प्रकार के हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है यस नो टाइप या क्लोज एंडेड, जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और दूसरा होता है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनकी शुरुआत होती है क्या वर्ड से, हिंदी की सेंटेंस की शुरुआत होगी क्या वर्ड से। ठीक है, और उन क्या वर्ड की शुरुआत जब होगी तो वो आपका हो जाएगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन, या उसी को यस नो टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। और उसके ट्रांसलेशन की करने के लिए हम उस क्या वर्ड की इंग्लिश को हम नहीं लिखते हैं। और ओपन एंडेड क्वेश्चन किसको कहेंगे, जिस हिंदी वाले सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिखाई देता है आपको, तो वो आपका क्या हो जाता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ही लगा देते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर हमने बताया कि डिड का यूज जहां पर भी होगा वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बच रहा है आपका क्या, ऑब्जेक्ट बच रहा है। अगर कुछ भी चीजें बचेंगी तो अदर लगा देंगे, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है, और अगर ओपन एंडेड की बात करें तो ओपन एंडेड में जो भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं हिंदी वाले सेंटेंस के बीच में, उसी को सबसे पहले लाकर लिख देते हैं, तब आपका सेंटेंस शुरू होगा इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाला। अगर आपका सेंटेंस के बीच में क्या वर्ड आया है तो आपको शुरुआत में व्हाट लगाना है, और अगर आपका क्या वर्ड आया है हिंदी वाले सेंटेंस में तो उसके इंग्लिश आपको वाई लगाना है। तो कुल मिलाकर आपको क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है जो भी सेंटेंस में आया हुआ होगा, और फिर उसके बाद हम डिड का यूज करेंगे, फिर उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और उसके तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट लगाकर, अगर कुछ भी बातें बच रही हैं तो आप अदर लगाकर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, तभी आपका सेंटेंस एकदम परफेक्ट माना जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर से हम ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करेंगे। चलिए इनको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगर इनके हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं। तीन सेंटेंस लिखे गए हैं। तीनों सेंटेंसेस को पहचानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा वाला इंट्रोगेटिव है, और तभी हम उसका ट्रांसलेट कर पाएंगे। क्या वह सुबह दौड़ता था? तो सेंटेंस की शुरुआत हो रही है क्या से? दैट्स मीन द क्वेश्चन इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, इंट्रोगेटिव तो है लेकिन इंट्रोगेटिव में क्लोज एंडेड वाला इंट्रोगेटिव है। वह सुबह दौड़ता था। क्या वह सुबह दौड़ता था? ऐसे सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले हम डिड का यूज करेंगे। डिड ही रन इन द मॉर्निंग। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि सेंटेंस के बीच में क्यों वर्ड आया हुआ है, तो ये आपका हो गया ओपन एंडेड, और इसके लिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे स्टार्टिंग में ही लिखनी होगी, और इसकी क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई, और हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट आपका यू है। व्हाई डिड यू सो जाते थे? स्लीप अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, और रात में इन द नाइट, तुम रात में जल्दी क्यों सोते थे या सो जाते थे। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। तुमने मुझे कहां देखा? सेंटेंस के बीच में एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, सॉरी, सेंटेंस के बीच में एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। क्या? कहां। ठीक है, तो उस कहां वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले हम नोट करेंगे, या सबसे पहले सेंटेंस में लिखा जाएगा। तो कहां वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे? वेयर, और हेल्पिंग वर्ब डिड, और तुमने के लिए हम यू लगाएंगे। वेयर डिड यू, देखना का मतलब सी मी। वेयर डिड यू सी मी, तुमने मुझे कहां देखा, और सी का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, तो सी सा सीन कुछ नहीं करना, केवल सी लगा देना है। आपको अब अगला सेंटेंस जो मिलेगा वो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा? वो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें आपको क्या कैसा रहेगा सेंटेंस? क्वेश्चन वर्ड भी दिखेगा और नहीं वर्ड भी आया रहेगा, यानी दोनों चीजें आपको दिखाई देंगी। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका क्लोज एंडेड, और दूसरा क्या होता है? ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड की शुरुआत ठीक उसी तरह, इसका ट्रांसलेशन पूरा उसी तरह किया जाएगा जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता था, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद केवल आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। डिड के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, और फिर अदर का यूज कुछ बच रहा है तो करेंगे। ठीक है,
इन ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड आया रहेगा सब बीच में सेंटेंस के, उसी को सबसे पहले लिख देंगे और फिर बाकी की सारी बातें ऊपर वाली लिख दी जाती हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट जरूर लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके ऑब्जेक्ट आपको लगा देना है, और अगर कुछ भी बातें बच रही हैं तो आप अदर लगा देंगे। चलिए मैं एक दो सेंटेंस दे रहा हूं, आपको उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। क्या वह दो सेंटेंस लिखे गए हैं। क्या वह अपने कपड़े नहीं धोता था, तो क्या से शुरुआत हो रही है और नहीं वर्ड भी आया है, तो सेंटेंस आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन है क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हो रही है क्या से, तो इसके लिए सबसे पहले हम डिड लगाएंगे। सब्जेक्ट आपका हो गया ही और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, और वाश मतलब धुलना, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, अपने कपड़े, तो हिज क्लॉथ्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस वाले सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन ओपन एंडेड क्वेश्चन की तरह करेंगे। क्यों वर्ड आया है तो इसकी इंग्लिश वाई सबसे पहले लगा देंगे। वाई डिड यू नॉट, निमंत्रण देना, निमंत्रण देना का मतलब इनवाइट, ठीक है, इनवाइट हिम। वाई डिड यू नॉट इनवाइट हिम, तुमने उसे निमंत्रण क्यों नहीं दिया, या तुमने उसे क्यों निमंत्रित नहीं किया, तुमने उसे क्यों नहीं बुलाया, ये भी कह सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन किए जाते हैं। आपने देखा कि सभी सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसे किया जाता है किसके, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के चारों सेंटेंस के आप रूल देख चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस भी ट्रांसलेट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ चीजें, कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो उसके लिए आपको इस क्लास को, आज की क्लास को एक बार दो बार और देख लेना है, ठीक है, और आप इसको नोट अवश्य करते रहें। मिलेंगे इसी की नेक्स्ट क्लास में पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जैसे हम बताएं आपको कि नेगेटिव सेंटेंस में एक कभी नहीं या नेवर वाला सेंटेंस होता है, उसका ट्रांसलेशन करने का कुछ रूल अलग होते हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे हु वाला सेंटेंस हो गया, कौन वर्ड लगाकर आ जाएगा सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए, तो उसके भी कुछ रूल्स अलग होते हैं। और भी जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, हुम, ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कुछ अलग तरीके से किया जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको एकदम डिटेल्ड वे में बताएंगे। अगर आपको इन सभी चीजों में प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमारी अगली क्लास को अवश्य देखें। और पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बड़ी ही अच्छे तरीके से समझाया है, और उससे रिलेटेड सिंस और फॉर से रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड क्लास हमने बता दी है। अगर आपको इन सभी चीजों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उनको अवश्य देख लें, ठीक है। और हाँ, शाम को टेस्ट जितने भी या प्रैक्टिस क्लासेस चलाई जाती हैं, लाइव की जाती हैं, आप उनमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी शेयर कर दिया करें, ताकि उन लोगों के भी आगे आने वाले एग्जाम्स अच्छे हो जाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।